कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट बॉडी, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इस्टेब्लिश किया है, परमानेंट बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट से मतलब कि कोई एग्जीक्यूटिव हो, कोई लेजिस्लेचर हो, उसका कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं चलती है इस बॉडी के ऊपर। इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने वाली बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया है। और इसका काम क्या है? टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हमारे डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्शंस, वो इलेक्शंस फ्री रहें, फेयर रहें, ये एंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश किया है इलेक्शन कमीशन को। कैसी बॉडी है? परमानेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 में बात की गई है। आर्टिकल 324 क्या कहता है? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। मतलब सुपरिटेंडेंस इलेक्शन का, उनको कैसे डायरेक्ट करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, वो जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन कमीशन को। कौन कौन से इलेक्शंस की जिम्मेदारी दी गई है? एक तो पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शन होने हैं, लोकसभा वगैरह के, स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए जो इलेक्शन होना है उनकी जिम्मेदारी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो इलेक्शन होता है वो भी कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो ये ध्यान रखा जाए कि आर्टिकल 324 में बता दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शंस करवाता है। एक तो पार्लियामेंट के लिए जो भी इलेक्शंस होने हैं, लोकसभा राज्यसभा के लिए, वो कौन करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए एमएलए वगैरह के जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होता है वो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए जो इलेक्शन होता है वो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। और इस सेंस में ये ऑल इंडिया बॉडी भी है। भाई पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए इलेक्शन होना है, पूरे देश में इलेक्शन होना है, तो उस सेंस में ये ऑल इंडिया बॉडी भी है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो पंचायत्स के लिए इलेक्शन होते हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए इलेक्शन होते हैं उनको करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसको जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट नहीं करवाता है। पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। और बाकी पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्शंस कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। बहुत बेसिक सी बातचीत। अच्छा, आर्टिकल 324 में बताया हुआ है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये किन लोगों से मिल के बना होता है। आर्टिकल 324 बड़ा सिंपली कहता है कि इलेक्शन कमीशन में एक तो होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक तो कौन होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। और इसके अलावा सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई अदर इलेक्शन कमिश्नर होगा तो होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। तो कंपोजिशन में पहली लाइन क्या लिखी हुई है कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा ही होगा। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई इलेक्शन कमिश्नर होगा या नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। और अगर होगा तो कितने होंगे? एक होगा, दो होगा, वो भी कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और ये जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इन सबको अपॉइंट कौन करता है? इन सबको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चेयरमैन के तौर पे एक्ट करता है। मतलब जब अकेला है तब तो कोई चेयरमैन है ही नहीं, तब तो होल सोल यही है। लेकिन अगर एक कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये चेयरमैन के तौर पे एक्ट करता है। इसके अलावा द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन रीजनल कमिश्नर्स टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने कंट्री में आमतौर पर 3 मेंबर की बॉडी है। इस 3 मेंबर की बॉडी में एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। अब इनको पूरे देश के लिए इलेक्शन करवाना है। इन 3 लोगों के लिए पॉसिबल तो है नहीं कि भाई इंडिविजुअली हर चीज़ को देख लें, तो इनकी मदद करने के लिए प्रेसिडेंट अगर चाहें तो रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया के लिए एक रीजनल कमिश्नर अपॉइंट कर दिया, ईस्ट के लिए एक कर दिया, साउथ के लिए एक कर दिया। टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन की मदद करने के लिए प्रेसिडेंट अगर चाहें तो रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। और ये जो रीजनल कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ये जो रीजनल कमिश्नर्स हैं, इनका कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या रहेंगी, इनका टेन्योर कितना रहेगा, वो भी कौन डिटरमाइन करता है? वो भी डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट। देखो, अपन ने बहुत बेसिक बातचीत की। एक तो इलेक्शन कमीशन जो है वो परमानेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। आर्टिकल 324 में बताया हुआ है कि किस किस चीज़ के लिए ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है। किस किस के लिए करवाता है? पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन हैं वो कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है।
अब 324 में कंपोजिशन भी बता दिया है। एक तो ये कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा ही होगा, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे या नहीं होंगे कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। कितने होंगे वो भी कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। जब भी कोई अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चेयरमैन के तौर पे एक्ट करेगा, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन के तौर पे एक्ट करेगा। फिर प्रेसिडेंट अगर चाहें तो इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करने के बाद रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और रीजनल कमिश्नर्स हैं, इनकी सर्विस कंडीशंस और इनका टेन्योर क्या रहेगा वो भी कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। अच्छा, कंपोजिशन रहा कैसा है? 1950 जब इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया, 1950 से लेके अक्टूबर 15 1989 तक इलेक्शन कमीशन जो है वो सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी। मतलब सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, कोई भी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक मेंबर की बॉडी थी टिल 15 अक्टूबर 1989। फिर जब 15 अक्टूबर 1989 के बाद 16 अक्टूबर 1989 को प्रेसिडेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया। भाई वोटिंग की एज रिड्यूस की गई थी, 21 से रिड्यूस करके किया गया था 18। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था एक, जिसके थ्रू एज जो है वो वोटिंग की कम की गई और कर दी गई थी 18। तो सडनली काम बढ़ गया तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक हुआ करता था इसके बस की बात नहीं रही। तो प्रेसिडेंट को लगा कि यार अब ज़रूरत है, और प्रेसिडेंट ने 16 अक्टूबर 1989 को 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया। लेकिन फिर जनवरी 1990 को ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए थे इनको वापस से अबॉलिश कर दिया गया और वापस से इलेक्शन कमीशन को बना दिया गया सिंगल मेंबर बॉडी। लेकिन फाइनली अक्टूबर 1993 में फिर से ज़रूरत महसूस हुई और फिर प्रेसिडेंट ने वापस से 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया। मतलब अपन क्या बात कर रहे हैं कि 1950 से लेके अक्टूबर 15 1989 तक तो सिर्फ हुआ करता था एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी इलेक्शन कमीशन। लेकिन फिर 16 अक्टूबर 1989 को जब वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी तो उसके बाद प्रेसिडेंट को लगा कि यार काम बढ़ गया है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको मेंटेन नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता, तो 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया गया। मतलब मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। लेकिन जनवरी 1990 में इन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को वापस से अबॉलिश कर दिया गया और वापस से इलेक्शन कमीशन को बना दिया गया सिंगल मेंबर बॉडी। बट फाइनली अक्टूबर 1993 को प्रेसिडेंट को लगा कि यार नहीं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से काम नहीं चलेगा, तो प्रेसिडेंट ने वापस से 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया और तब से लेके अब तक हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो मल्टी मेंबर बॉडी है। तब से लेके अब तक यही प्रथा चली आ रही है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और अपॉइंट किए जाते हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट कैसा है, इनका टेन्योर कितना रहेगा, वो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? देखो, सैलरी और इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी कितनी होगी, इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी कितनी होगी और इनके सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगे। और ये ध्यान देने वाली बात है, इनकी सैलरी और इनके जो सर्विस कंडीशंस हैं वो सेम वही हैं जो कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी के होते हैं। जितना सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलती है, जो सर्विस कंडीशंस कैबिनेट सेक्रेटरी के होते हैं, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को सैलरी मिलती है, वही सर्विस कंडीशंस रहती हैं। ध्यान देने वाली बात क्यों है? क्योंकि 1991 के एक्ट में लिखा हुआ था कि इनकी जो सैलरी है, इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो होंगी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। लेकिन अब 2023 के एक्ट के थ्रू इनकी जो सैलरी है और इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो कर दी गई हैं इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। तो एक बात तो ये ध्यान रखने वाली है। दूसरा, ये जो नाम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एक और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ये चीफ लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में कोई एक्स्ट्रा पावर है। सिर्फ नाम के लिए कि कोई इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है इसलिए इसको बुलाया जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बाकी अगर पावर के हिसाब से देखोगे तो तीनों ही सिमिलर हैं, तीनों के पास में सेम पोजीशन है। कैसे? मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन में किसी चीज़ के लेकर डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट इन द सेंस कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स के बीच में अगर किसी सवाल पे, किसी क्वेश्चन पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक कह रहा है कि नहीं नहीं ये होना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं ये होना चाहिए, तीसरा कह रहा है कि नहीं नहीं ये होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो फिर डिसीजन लिया जाता है बाय मेजॉरिटी।
ऐसा कुछ नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में वीटो पावर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर अग्री नहीं कर रहा है तो बात मानी ही नहीं जाएगी। बड़ा सिंपल है, 3 लोग हैं, 3 में से 2 जिस चीज़ को फेवर कर रहे होंगे वो डिसीजन मान लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कामकाज किया जाएगा। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में कोई एक्स्ट्रा पावर है। हाँ, चेयरमैन है, लेकिन जब डिसीजंस लिए जाएंगे तो डिसीजंस लिए जाएंगे बाय मेजॉरिटी। सैलरी कंडीशंस इंपॉर्टेंट कि सैलरी और सर्विस कंडीशंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर्स की किसके इक्विवेलेंट है आजकल? कैबिनेट सेक्रेटरी के। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो डिसीजन लिया जाएगा बाय मेजॉरिटी। अच्छा, टेन्योर कितना होता है? टेन्योर होता है 6 साल का। आपको अपॉइंट किया गया तो आप 6 साल तक अपनी पोस्ट पर रह सकते हो, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल अपॉइंट कर दिए गए 50 की एज पे, तो आप पूरा 6 साल रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप अपनी पोस्ट पे 6 साल तक बने रहोगे। लेकिन मान लेते हैं आपको अपॉइंट किया गया जब आपकी एज थी 61, तो अब आप सिर्फ रह सकते हो अपने पोस्ट पे 65 ईयर्स ऑफ एज तक। फिर 6 साल मैटर नहीं करेगा, जो भी अर्लियर होगा, या तो 6 साल रहो, या फिर अगर आप पहले 65 साल के हो गए हो तो फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक रहोगे। अच्छा, ये अपने पोस्ट से रिज़ाइन भी कर सकते हैं। रिज़ाइन किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को करेंगे। इनको रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए अलग प्रोसीजर है, बाकी के 2 जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए अलग प्रोसीजर है। अपन पढ़ेंगे उसके बारे में। 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट कि सैलरी और जो सर्विस कंडीशंस हैं वो आजकल इनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर्स की किसके इक्विवेलेंट है? कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो डिसीजन लिया जाएगा बाय मेजॉरिटी। टेन्योर कितना है? 6 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए वो। अच्छा, फिर इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर किया जाता है इलेक्शन कमीशन का? बेहद इंपॉर्टेंट बॉडी है, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्शन, और इलेक्शन फ्री रहे, फेयर रहे, उसके लिए इस इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस इंश्योर करना बेहद इंपॉर्टेंट है। हर बार जब भी जो भी अपोजिशन में रहता है वो इस इलेक्शन कमीशन के ही इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ता है। आर्टिकल 324 में कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस इंश्योर किया जाता है। क्या क्या? हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कैसा है? उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। उसको रिमूव सिर्फ एक तरीके से किया जाता है, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है ये अपन ने बहुत ढंग से पढ़ा हुआ है। 2 ग्राउंड्स होते हैं, एक तो मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी, और बड़ा रिगरस प्रोसीजर है। दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में जब अप्रूवल मिलता है तब कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है। वैसे ही अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपको रिमूव करना है तो आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए प्रोसीजर फॉलो करते हो। तो मतलब बहुत ईजी नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट दो ही इज अपॉइंटेड बाय हिम। अपन देख ही रहे ना कि अपॉइंट तो प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं है। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि जब चाहे तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा देंगे। एक पूरा प्रोसीजर है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हो वैसे ही रिमूव कर सकते हो, अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो। दूसरा, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसकी सर्विस कंडीशंस को वेरी नहीं किया जा सकता टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो भी सर्विस कंडीशंस थी वही बनी रहेंगी, उनको चेंज नहीं किया जा सकता टू द डिसएडवांटेज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, दे कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये पहले ही बोल दिया मैंने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का प्रोसीजर अलग है। उसको तो रिमूव किया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, सेम उसी प्रोसीजर के साथ में। लेकिन बाकी के 2 जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा तब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद बोले, रिकमेंड करे कि हाँ साहब इनको रिमूव किया जाए, तब उनको रिमूव किया जाएगा। तो इंडिपेंडेंस भी इंश्योर करने का सर्टेन क्राइटेरिया है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। फ्लॉज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए या इलेक्शन कमिश्नर्स बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या लीगल क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया चाहिए, क्या जुडिशियल क्वालिफिकेशंस चाहिए। आमतौर पे प्रेसिडेंस ये है कि कोई भी कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक का जो भी आदमी होता है या उसके इक्विवेलेंट रैंक का कोई भी आदमी होता है उसको अपॉइंट कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के मेंबर के तौर पे। लेकिन एग्जैक्टली क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, और ये एक तरीके से लूप होल है, इसका मिसयूज़ किया जा सकता है।
दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि ये जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, इनका टर्म कितना होगा। ये सरकार के ऊपर छोड़ दिया, पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया है। पार्लियामेंट कानून बना के फिक्स कर रहा है कि भाई 6 साल तक रह सकते हो, 65 ईयर्स ऑफ एज तक रह सकते हो, जो भी अर्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिवाइडेड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हुआ है उसको गवर्नमेंट कहीं और अपॉइंट नहीं कर सकती। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई करप्ट इलेक्शन कमिश्नर हो तो वो तो फ्यूचर में गवर्नमेंट से कोई अच्छा अपॉइंटमेंट मिल जाए उसके चक्कर में ही हो सकता है हमारे जो इलेक्शन के प्रोसेस है उसके साथ में कुछ गड़बड़ कर दे, थोड़ा बहुत फर्जीवाड़ा कर दे। तो ये भी एक फ्लॉ है। हालांकि इंडिपेंडेंस इंश्योर किया गया है, सब कुछ लिखा गया है, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंडेंट नहीं है। उसको अगर रिमूव करना है तो सेम वही प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए फॉलो किया जाता है। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सर्विस कंडीशंस हैं उनको वेरी नहीं किया जा सकता टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। इलेक्शन कमिश्नर को भी अगर रिमूव करना है तो सिर्फ तब रिमूव किया जा सकता है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करे और बोले कि हाँ साहब इनको रिमूव कर दो। फ्लॉज क्या है? क्वालिफिकेशंस नहीं बताई हुई। दूसरा, टर्म स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। और तीसरा, अगर एक बार कोई इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो गया है तो उसको फर्दर अपॉइंट नहीं किया जाएगा किसी गवर्नमेंट के काम में, उस पर भी कोई बैरियर नहीं है, कोई बार नहीं है। अभी तक तो अपन ने जो भी बातचीत की है वो बड़ी बेसिक बातचीत है, बहुत ज़्यादा कुछ नया पढ़ा भी नहीं है। 2023 के एक्ट के अकॉर्डिंग एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनकी जो सैलरी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की, और इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो अब किसके इक्विवेलेंट हैं? वो कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट हैं। पहले हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट। लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस रहा है, 2023 में ही सुना गया है, अनूप बारनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस अनूप केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी, और इसी केस के लिए जब ये इसका वर्डिक्ट आ गया उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है 2023 का एक्ट, जो कि खूब डिबेट में है, आजकल चर्चा में है। ये अनूप बारनवाल केस क्या है और ये जो 2023 एक्ट है इसके थ्रू क्या चेंजेस किए गए हैं उसकी बातचीत अपन अगले सेशन में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।